बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम लोग फुल डिटेल में बेटा समझने वाले हैं और ये चैप्टर समझने के बाद बच्चों हम लोग इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। पूरी तरीके से चैप्टर को खत्म करेंगे, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन के आएगा हम नहीं छोड़कर आएंगे, राइट बेटा। और इसी तरीके से मैं आपको पूरी क्लास 8 की साइंस पढ़ाने वाली हूँ। हाँ जी बच्चा, हर चैप्टर को बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से समझाया जाएगा। और हाँ, इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं देना है, आपको किसी भी तरीके का पैकेज परचेज नहीं करना है, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल रहा है विद्या हट पर बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब इतनी बढ़िया सी अच्छी सी बात पता चल गई है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्लास 8 का ये हमारा चैप्टर है। इसकी आपकी किताब है, होप्स आप इससे मिल चुके होंगे, दोस्ती कर चुके होंगे, राइट। अब लो भाई, आपके साथ पढ़ने के लिए आपका बेस्ट फ्रेंड, बचपन का दोस्त है ना, बचपन का दोस्त कौन आया है? सिंचैन आया है। और सिंचैन सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि भाई इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। देखो कह रहा है, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे क्या। मैम ने चैप्टर बता दिया, लेकिन है क्या ये चैप्टर, ये तो मैम ने बताया ही नहीं है। तो आ जाओ बच्चों, अभी जान लेते हैं, आपको भी बता देते हैं और आपके दोस्त सिंचैन को भी बता देते हैं। आ जाओ। तो यानी कि हम देखेंगे इस चैप्टर में टॉपिक्स जो हमको कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है बेटा? सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्या होता है क्रॉप, क्या होता है एग्रीकल्चर, है ना। ये सारी बातों को हम लोग पहले समझने की बच्चा कोशिश करेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉप्स देखेंगे। अलग अलग तरीके के क्रॉप्स होते हैं, बेस्ड ऑन सीजन अलग अलग होते हैं, है ना। और भी बहुत सारे हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो जानेंगे, राइट। फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखेंगे, है ना। क्रॉप को प्रोड्यूस करना है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या स्टेप है? पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद शोइंग, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद बेटा इरिगेशन क्या होता है ये जानेंगे, हार्वेस्टिंग क्या होता है ये जानेंगे, स्टोरेज कैसे करना है, क्यों करना है ये जानेंगे, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते ही हम इस चैप्टर को टाटा बाय बाय बोल देंगे। चलो भाई, है ना, हमारा सिंचन तो बहुत एक्साइटेड है, होप सो आप सभी लोग भी बहुत बहुत एक्साइटेड हो गए चैप्टर पढ़ने के लिए। आ जाओ। व्हाट इज एग्रीकल्चर? ये क्या देख रहे हो? ये क्या देख रहे हो? सिंचैन की फैमिली देख रहे हो, है ना। ये क्या है? सिंचैन की फैमिली है ना, सिंचैन के सभी कैरेक्टर्स हैं। अब बेटा इसी तरीके से हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और इतनी बड़े पॉपुलेशन को फूड पहुंचाना आसान काम तो नहीं है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक दो पेड़, एक दो प्लांट उगा दें और काम हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। उन प्लांट्स को हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कराना पड़ेगा, तब जाके सबके लिए फूड हो पाएगा। बस बस यही होता है एग्रीकल्चर, यही होता है क्रॉप। अगर इतनी बात समझ गए हो तो आप लोग सब समझ गए। आ जाओ जरा देखते हैं। एग्रीकल्चर इज अ साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट। क्या है एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर साइंस है क्या, जिसमें हम प्लांटों को ग्रो करा रहे हैं, एनिमल्स की देखरेख कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया ये ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, ह्यूमंस को खाना चाहिए, ह्यूमंस को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? वो हमको जब हम प्लांट्स ग्रो कराएंगे तब मिलेगा, जब हम एनिमल्स की देखरेख करेंगे, रियरिंग एंड केयरिंग करेंगे, तब हमको मिलेगा। तो बस इसी
ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम प्लांट और एनिमल्स की देखरेख करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, इसको ही बेटा हम क्या बुलाते हैं? इसको ही हम एग्रीकल्चर बुलाते हैं। टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, ये देखो सिंचन की फैमिली जैसी बहुत सारी फैमिली है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर हमने खाना पहुंचाना है तो भैया खाने का रेगुलर प्रोडक्शन तो होना चाहिए, रेगुलर मैनेजमेंट तो होना चाहिए, पता चले कि क्या यूपी में अच्छा खाना पहुंच रहा है, सबके घर में बराबर प्लांट्स जा रहे हैं, बराबर वेजिटेबल्स जा रही हैं, लेकिन भैया एमपी में खाना ही नहीं जा रहा है ना। तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि सभी को जितनी डाइट होती है उतनी मिले, ठीक है। आ जाओ फिर मैम क्रॉप क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अगर फूड भिजवाना है तो एक दो प्लांट से तो बच्चा काम नहीं चलेगा, हमको बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रो कराना पड़ेगा, तो बस यही क्रॉप होता है। जब हम सेम तरीके के प्लांट को, ध्यान से सुनना, सेम तरीके के प्लांट को हम किसी एक प्लेस पर कल्टीवेट करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब एक तरीके का कोई प्लांट ग्रो हो रहा है और लार्ज स्केल में प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम क्रॉप बुलाते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में है व्हीट, राइस, cereals, vegetables, fruits. These are classified on the basis of season in which they grow. अब ये अलग अलग मैंने आपके क्रॉप्स के नाम लिए, इनको हमने क्लासिफाई भी किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, जिस सीजन में वो ग्रो होती है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया क्या है? एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखो बच्चा क्या कह रहे हैं, इंडिया में ना सबसे अच्छी खेती हो पाती है और अलग अलग तरीके की क्रॉप मिल पाती है। रीजन क्या है? रीजन है बेटा इंडिया का क्लाइमेट। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरीके का मौसम देखने के लिए मिलता है, हर तरीके का टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। इंडिया में सर्दियां भी बहुत अच्छी होती हैं, गर्मी भी बहुत अच्छी होती है, बारिश भी अच्छी होती है, यानी कि हर तरीके की हम क्रॉप को यहाँ पर ग्रो करा सकते हैं, राइट। तो जिस वजह से अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल अच्छा होने के कारण हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की क्रॉप्स को इजीली ग्रो कराया जा सकता है। Accordingly, there is a rich varieties of crop grown in different parts of the country. जिस वजह से हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यानी कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैरायटी की आपकी क्या वैरायटीज ऑफ क्रॉप को हम ग्रो करा सकते हैं बेटा। ये बात समझे या नहीं समझे? चमका या नहीं समझा? कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, आसान सी बात कही है, क्योंकि भैया हमारी कंट्री का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अलग अलग रह सकती है, इस वजह से हम अलग अलग तरीके की क्रॉप को ग्रो करा सकते हैं। सिंपल। आगे देखो भैया, जो हमारी ये जो क्रॉप होती है ना बच्चा, ये अलग अलग टाइप्स की देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जैसे कि कुछ सीरियल्स और ग्रेन्स होते हैं। सीरियल्स और ग्रेन्स में मैम क्या आता है? तो बच्चा इसमें आता है व्हीट, राइस, मेज, ओट्स, बार्ले, ईटीसी, ठीक है। ये सारी चीजें सीरियल्स और राइस में आती हैं। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज आल्सो अ क्रॉप, राइट। उसमें क्या क्या आता है? उसमें आपका मैंगो आ रहा है, एप्पल आ रहा है, कुकुम्बर आ रहा है, अनियन आ रहा है ना। पल्सेस, पल्सेस दालें है ना, अलग अलग तरीके की दालें देखने को, ग्राम, पी, बीन, अरहर, सोयाबीन, राइट। उसके बाद ऑयल सीड्स क्रॉप, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, सनफ्लावर हो गया, कैस्टर हो गया, ये सभी आपके क्या है? अलग अलग तरीके की क्रॉप है, जिसमें मैंने सबके एग्जांपल्स भी दिए। अब बेटा देखो, सीजन के बेसिस पर भी हमारी जो क्रॉप्स होती है वो अलग अलग तरीके की होती है। एक है आपका खारिफ क्रॉप, एक है आपका रबी क्रॉप, राइट। ये दो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स है जो सीजन के बेसिस पर हमको देखने के लिए मिलती है। खारिफ क्रॉप कौन सी होती है? दीज द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन, वो क्रॉप्स जो बारिश के मौसम में हमको देखने के लिए मिलती है, बारिश के मौसम में बच्चा ग्रो होती है, उसको हम खारिफ क्रॉप बोल रहे हैं, है ना। द रेनी सीजन, अब इंडिया में बारिश कब होती है? कब होती है? सोचो सोचो,
सोचो सोचो आओ। तो भैया बारिश कब होती है? बारिश होती है जून टू सितंबर, यानी कि जून टू सितंबर में हमको क्या देखने के लिए मिलेंगे? खरीफ क्रॉप देखने के लिए मिलेंगे, राइट। अब खरीफ क्रॉप के मैम जल्दी से एग्जांपल बता दो। तो ये लो बेटा एग्जांपल, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके क्या है बच्चा? खरीफ क्रॉप है। समझे या नहीं समझे? अब आ जाओ राबी क्रॉप्स पर। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? राबी क्रॉप्स ग्रोन इन अ विंटर सीजन। ये कब ग्रो हो रहे हैं? विंटर सीजन में ग्रो हो रहे हैं, उनको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। अब भैया विंटर पीरियड कौन सा होता है? सर्दियों वाला टाइम कौन सा होता है? अब ये भी क्या हमको आपको बताना पड़ेगा? कौन सा होता है? अक्टूबर से मार्च, ठीक है। इसके बीच में राबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। मैम कौन कौन से होते हैं राबी क्रॉप? तो वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसेट्स हो गए, ये सारे क्या हैं? आपके राबी क्रॉप्स होते हैं। पैडी इज नॉट कल्टीवेटेड इन समर सीजन बिकॉज इट्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज कल्टीवेटेड इन अ रेनी सीजन। क्या कह रहे हैं? जो पैडी है उसको हम लोग समर सीजन में ग्रो नहीं कराते हैं। रीजन क्योंकि इसको बहुत सारा पानी चाहिए। बहुत सारा पानी चाहिए तो भाई कहाँ से मिलेगा? ज्यादा इरिगेशन सिस्टम कितना भी अच्छा हो, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट उतना नहीं दे सकते ना, तो हम रेनी सीजन का वेट करते हैं, वहां पे हम इसको ग्रो कराते हैं, यानी कि खरीफ क्रॉप है। अब देखो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप ग्रो करानी है, खेती करनी है, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि नींद से उठे चलो खेती करते हैं, नहीं, बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। सॉइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप ग्रो करती है, क्या सीजन है, कैसे सीड होने चाहिए, है ना, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो क्रॉप को ग्रो कराने से पहले बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारे क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं, तब जाके आपके घर में वो खाना आ रहा है। तो जो आपके घर में आपकी थाली में आपकी प्लेट में खाना है ना, उस खाने की बहुत कीमत है बेटा। बहुत लोगों की मेहनत लगी है तब वो आपकी थाली तक पहुंचा है, ऐसे ही नहीं पहुंच गया, है ना। तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करो। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या स्टेप होता है बच्चा? पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। काय को सॉइल को प्रिपरेशन करना है, कैसे होती है, क्या होती है, किसके थ्रू होती है, अभी सब बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेटा है शोइंग, यानी कि जब हमारी सॉइल प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हम उसमें बीज बोते हैं, है ना, इसी को शोइंग बुलाते हैं। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब अपनी क्रॉप में अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स हो, हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, क्वांटिटी अच्छी हो, वैरायटी अच्छी हो, इस वजह से हम उसमें क्या, हम यानी कि फार्मर्स जो हमारे होते हैं वो क्या ऐड करते हैं? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। आफ्टर दैट इरिगेशन, है ना। अब भाई बिना पानी के कैसे फसल हो सकती है ना, तो जब हम मैन्योर वगैरह ऐड कर लेते हैं उसके बाद हमारा पानी देना होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। हमको वीड से भी बचाना होता है। मैम वीड्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। उसके बाद हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई का समय आ जाता है। अब आपने इतना सारा कर दिया तो अब जब आपकी क्रॉप जो है वो वहां से फील्ड से हटके आपके यहाँ आ गई है, तो उसको स्टोर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि भाई अगर आप स्टोरेज अच्छा नहीं करोगे तो पता चले पूरी खराब हो जाए क्रॉप, पूरी मेहनत एकदम पानी पानी हो जाए, है ना, तो ऐसा नहीं करना है। तो आ जाओ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है बच्चे? हम सॉइल को लूज करते हैं, है ना, उसकी टर्निंग, टिलिंग करते हैं, है ना, प्लोइंग करते हैं, ताकि वो क्या हो जाए बेटा? लूज हो जाए। मैम क्यों करनी है? ताकि जो सारे न्यूट्रिएंट्स है बच्चा जो नीचे जा चुके हैं, पहले भी तो उस फील्ड में खेती हुई होगी ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स आपस में मिक्स हो जाएं। जो आपके अगर लम्स वगैरह हैं कहीं आपकी सॉइल में तो वो ना रहे, क्रैम्प्स ना रहे, राइट। उसके बाद बेटा अच्छे से जो रूट्स है वो पेनिट्रेट हो जाए, ये रीजन होता है आपका क्या? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। वो प्रोसेस जिसमें हम हमारी सॉइल को लूज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? टर्न कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को टिलिंग या प्लोइंग बुलाते हैं, ठीक है। प्लो अब ये प्लोइंग किसके हेल्प से होती है? तो प्लोइंग जिस टूल के हेल्प से होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, उस टूल को हम लोग क्या बुलाते हैं? प्लो बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा?
प्लो बुलाते हैं। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन, किसके बने हुए होते हैं ये? वुड और आयरन के बने हुए होते हैं। द प्लॉट फील्ड में हैव अ बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। और ये जो प्लॉट फील्ड होती है ना, इसमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? कभी कभी बड़े बड़े पीसेस ऑफ सॉइल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं? क्रम्स बुलाते हैं। फील्ड इज लेवल्ड फॉर शोइंग। अब ये क्रम्स होते हैं, है ना। अब इन क्रम्स वगैरह में हम ऐसे सीड को क्या कर देंगे? बो देंगे, है ना, बीज बो देंगे, तो क्या होगा? वो सही से नहीं आपका जाएगा। तो हमको क्या करना होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हमारी जो फील्ड है उसको लेवल करना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है, इसको लेवल करना पड़ेगा। आ जाओ, आगे आ जाओ। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप को ग्रो कराने से पहला, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में, वो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन। हमारे एग्रीकल्चर का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जिसमें हम सॉइल को लूज या टर्न करते हैं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। जिस वजह से क्या होता है, जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल में अंदर तक जा पाती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर को वो सप्लाई कर पाएंगे, अच्छे से अच्छे मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। क्या होता है भाई, जो लूज सॉइल होती है उसमें जो हमारी प्लांट की रूट्स होती हैं वो अच्छे से ब्रीथ कर पाती हैं। ठीक है, और व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल्स। ठीक है, द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और साथ साथ में जो लूजन सॉइल होती है उसमें क्या होता है, आपके अर्थवॉर्म भी ग्रो कर पाते हैं और साथ में और भी माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं। अब मैम अर्थवॉर्म को क्यों ग्रो कराना है सॉइल के अंदर? इसमें लिखा है ना, लूजन सॉइल में अर्थवॉर्म ग्रो हो जाते हैं। मैम अर्थवॉर्म को ग्रो ही क्यों कराना है? बेटा अर्थवॉर्म को हम लोग बुलाते हैं फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बेटा ये जब ग्रो होता है ना, तो ये उस सॉइल में मूव करता है। मूव करता है तो करता क्या है, ये कहीं ना कहीं सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको आपस में मिक्स कर देता है। ऊपर के अगर खत्म हो जाते हैं तो वो मूव करेगा, तो उससे क्या होगा, सॉइल नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, तो प्लांट इजीली सभी न्यूट्रिएंट को ले पाते हैं। इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट अच्छा हो जाता है। These organisms are friends of the farmer since they further turn and lose the soil and add humus to it. इसीलिए हमने क्या बोला है, अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड बोला है, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, सॉइल को लूज कर रहे हैं और टर्न कर रहे हैं, और साथ ही साथ में सॉइल में ह्यूमस भी ऐड कर रहे हैं। Only a few centimeters of the top layer of the soil supports the plant growth. Turning and losing of the soil bring the nutrient rich soil to the top of the plant that can use these nutrients. क्या कह रहे हैं, हमारे जो प्लांट होते हैं ना, वो कुछ सेंटीमीटर तक की सॉइल को ही इस्तेमाल कर पाते हैं, बहुत ज्यादा डीप वो नहीं यूज कर पाते हैं। बहुत ज्यादा अंदर अगर न्यूट्रिएंट होंगे तो हमारे प्लांट नहीं उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस वजह से सॉइल की टर्निंग और लूजनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको ऊपर ऊपर से ही लेना है। तो जब तक नीचे वाली सॉइल ऊपर नहीं आएगी तो बेटा न्यूट्रिएंट कैसे बढ़ेंगे? ऊपर वाली पहले भी तो कभी क्रॉप ग्रो हुई होगी ना, तो ऊपर वाले न्यूट्रिएंट तो वैसे भी खत्म हो चुके होंगे, इसलिए टर्निंग और लूजनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. इस वजह से turning and loosening of the soil बहुत 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 जरूरी होती है। Why leveling? Leveling क्यों करनी होती है? देखो बेटा, होता क्या है, जब हम टिलिंग कर चुके होते हैं, ये टर्निंग कर चुके होते हैं, तो उसके बाद हमारी फील्ड क्या हो जाती है, अनइवन हो जाती है। तो उस अनइवन फील्ड को इवन करना, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम लोग लेवल करते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर। और जब हम लेवलिंग कर देते हैं तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। इंश्योर यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड। और इससे क्या होता है, आपका जो पानी, इस बात का ध्यान रहता है कि सभी तक जो पानी जाए वो बराबर का जाए। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हो, ऐसा ना हो कि एक में बहुत ज्यादा पानी पहुंच गया है ना, वो जिस वजह से वो क्रॉप ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हेल्प इन द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीड। और अगर हमारी जो सॉइल है वो लेवल रहेगी तो सीड की जो प्लेसमेंट होगी वो भी सही हो पाएगी, है ना, सीड को हम अच्छे से बो पाएंगे फील्ड में। एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग आ जाओ। इट एरेट्स द सॉइल बाय क्रिएटिंग अ पोर्स
that allow the roots to breathe easily. इसमें क्या होता है भाई, ये जो प्लोइंग से हमारी जो सॉइल है उसमें क्या हो जाता है, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, जिस वजह से जो हमारी सॉइल है जो वो इजीली, सॉइल में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, जिस वजह से उस सॉइल के अंदर जो प्लांट्स हैं वो इजीली ब्रीथ कर पाते हैं. इट हेल्प इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट इनटू द सॉइल विच एंकर्स द प्लांट फर्मली. और क्या होता है, लूजिंग और टर्निंग की वजह से हमारी जो प्लांट की रूट होती है वो अंदर तक सॉइल में जा पाती है, जिस वजह से वो मिट्टी उस प्लांट को बहुत अच्छी से पकड़ पाती है. ठीक है. इट एक्सपोजेस द सॉइल पेस्ट टू प्रेडेटर्स. इट्स अपवर्ड द वीड्स एंड किल्स देम. और क्या होता है, जब हम फ्लोइंग करते हैं तो जो वीड्स होते हैं, वीड्स यानी कि बेटा कुछ अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, है ना. तो जब हम फ्लोइंग करते हैं तो बहुत सारे अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ये भी एक एडवांटेजेस है. द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जो लूजन सॉइल होगी उसमें अर्थवॉर्म वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, माइक्रोब्स की ग्रोथ भी क्या हो पाएगी, अच्छे से हो पाएगी बेटा. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. अब प्लोइंग के लिए जिस इम्प्लीमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, प्लो है. तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम वगैरह आपके एग्जाम में बच्चा पूछ लिया जाता है. तो सुनिए जरा क्या लिखा हुआ है. दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल. ये आपका जो प्लो टूल है इसको हम बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं टिलिंग में. एजिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप. जब हम क्रॉप्स में फर्टिलाइजर का एड करते हैं तब भी इसको इस्तेमाल करते हैं. रिमूविंग द वीड्स को जब हम रिमूव करते हैं तब भी इस्तेमाल करते हैं. स्क्रैपिंग द सॉइल, जब हम सॉइल की स्क्रैपिंग करते हैं तब भी हम ये प्लो को इस्तेमाल करते हैं. इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशियर. इसके पास क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम लोग प्लोशियर बुलाते हैं. आगे आ जाओ. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. जो सबसे मेन पार्ट होता है ये प्लो नाम के टूल का, वो क्या होता है, एक लंबा सा लकड़ी का जो आपका जो लॉन्ग लॉग होता है वुड का, वो होता है जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, प्लो शाफ्ट बुलाते हैं. मेनली दिस पोर्शन. ठीक है. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है. द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लो नाउडेज. अब क्या कह रहे हैं, जो अभी हमारी वाली प्लो आ गई है वो पुरानी वाली, जो पुराने समय में जिस प्लो का इस्तेमाल करते थे उसने उसको रिप्लेस कर दिया है. आ जाओ. अब एक और इम्पोर्टेंट इम्प्लीमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग हमारे एग्रीकल्चर में करते हैं, वो क्या है, हो. इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. ये एक सिंपल टूल है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, जिसका इस्तेमाल हम लोग वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए करते हैं. इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड एंड आयरन. इसके पास एक लंबी सी रॉड होती है, वो जनरली किसकी होती है, वुड की होती है या आयरन की होती है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड. और इसके एक एंड पर स्ट्रॉन्ग आयरन की एक प्लेट होती है जो कि फिक्स होती है और जो कि एक ब्लेड की तरह वर्क करती है. इसकी बात हो रही है बेटा. ठीक है. इट इज प्लोड बाय एनिमल. और ये जो आपकी ये हो है, ये कभी कभी एनिमल के द्वारा भी इसका इस्तेमाल होता है बेटा. कल्टीवेटर क्या है भैया, अभी के समय में जो प्लोइंग जनरली होती है वो एक ट्रैक्टर के हेल्प से होती है, जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं, कल्टीवेटर बुलाते हैं. द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. और जब कोई फार्मर इसका इस्तेमाल कर रहा है तो इससे क्या होता है बेटा, समय भी बचता है और साथ में फिजिकल वर्क भी बचता है. राइट. जो मेहनत थी वो थोड़ी कम होती, क्योंकि वो हम प्लो से हाथ से कर रहे थे और इसमें क्या होता है, आपका ट्रैक्टर से हेल्प से हो रहा है. अब देखो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, सेकंड स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में, वो क्या है, शोइंग. अब हमने क्या कर लिया है बेटा, देखो प्लोइंग कर लिए, टर्निंग ऑफ सॉइल कर लिए, नेक्स्ट स्टेप आपका शोइंग आ गया, यानी कि अब हमको बीज को बो देना है, हमारी सॉइल रेडी हो चुकी है. शोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. शोइंग हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे जरूरी पार्ट है. बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. सीड को बोने से पहले, है ना, उसको आपको मिट्टी में डालने से पहले इम्पोर्टेंट काम है अच्छी क्वालिटी के सीड को सिलेक्ट करना.
फार्मर प्रेफर टू यूज अ सीड विच गिव्स अ हाई यील्ड. जनरली फार्मर्स बच्चों उस सीड को सिलेक्ट करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देती है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होती है, अच्छी क्वांटिटी में क्रॉप प्रोड्यूस होती है. अब आ जाओ बेटा, देखो अब ये शोइंग मैम कैसे होती है, क्या तरीका होता है. तो ट्रेडिशनल टूल जो है उसके बारे में पहले द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सीइंग इज शेप लाइक अ फनल. पुराने समय में ट्रेडिशनली जो टूल यूज होता था शोइंग के लिए वो आपका फनल शेप का दिखता था. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पास डाउन थ्रू दी 2 or 3 पाइप्स हैविंग द शार्प एंड्स. और होता क्या था, आपके ट्यूब्स में वो सीड डाल दी थी, फनल में डाल दी जाती थी. उसके बाद वो सीड क्या होता था, जो शार्प पाइप होते थे उससे पास होती थी और दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल. और वो जो शार्प एंड होते थे ये आप इस टूल के, और ये एंड क्या करते थे, उस सीड को मिट्टी में अंदर तक क्या कर देते थे, आपका पेनिट्रेट कर देते थे. सीड ड्रिल. अब बेटा ये तो पुराने ट्रेडिशनल वर्क हो गया है ना, ट्रेडिशनल टूल हो गया. आज के समय में क्या इस्तेमाल होता है, आज के समय में सीड ड्रिल इस्तेमाल हो गया. द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर शोइंग विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर. ठीक है, सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से, ऐसा होता है. दिस टूल shows the seed uniformly at a proper distance and the depth. और ये टूल जो है ये अच्छे से सीड को बोने में, शो करने में हेल्प कराता है, प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर डेप्थ में. ठीक है, गहराई का और बेटा डिस्टेंस का ये पूरा ध्यान रखता है. इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर द शोइंग. और ये इस चीज का भी ध्यान रखता है कि जब सीड को हमने मिट्टी में अंदर डाल दिया है उसके बाद जो सीड है वो प्रॉपर मिट्टी से कवर हो जाए. दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स. जिस वजह से बर्ड्स जो डैमेज करती हैं हमारी सीड को वो नहीं हो पाता है. शोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स द टाइम एंड अगेन वही है, जब हम शोइंग सीड ड्रिल से करते हैं तो उससे हमारा समय भी बचता है और लेबर वर्क भी बचता है. It is important to maintain the distance to avoid the overcrowding of the plant to ensure the nutrient sufficient sunlight and water. क्या कह रहे हैं बेटा, जब हम ये हमारी क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं तो इस चीज का हमें बड़ा ध्यान रखना है कि सभी क्रॉप्स क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस पर होनी चाहिए ताकि सभी को एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिले और बाकी सारे न्यूट्रिएंट सनलाइट मिल पाए. एडिंग मैन्योर. अब जो बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने लूजनिंग कर ली, उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसके बाद हमने आगे की चीजें करी है ना, सीड आपकी शोइंग करी. अब जो नेक्स्ट स्टेप आ गया है वो क्या आ गया, अब हमारी क्रॉप में हमको क्या करना है, मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना है ताकि उसमें अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाए. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plant are called manure and fertilizer. क्या कह रहे हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम सॉइल में ऐड करते हैं. क्यों करते हैं, ताकि वो क्या कर दें भाई, न्यूट्रिएंट का अमाउंट जिससे हमारी क्रॉप में बढ़ जाए और हमारे प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो. और इन्हीं को हम क्या बुलाते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बुलाते हैं. Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. क्या कह रहे हैं, जब हम कंटिन्यूसली क्रॉप को ग्रो कराते हैं तो भाई जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी आपकी खराब हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे अमाउंट में नहीं होते हैं. तो ताकि हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल सके हम लोग उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर को ऐड करते हैं बेटा. Therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इस वजह से फार्मर्स जो हैं आपके सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बने रहे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग और इस प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग बुलाते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. और अगर हम लोग सही से मैन्योरिंग नहीं करेंगे तो जो हमारे प्लांट ग्रो होंगे बेटा वो बहुत वीक होंगे. Farmer dump plant and animal waste in pits at open place and allow it to decompose. और farmer बेटा क्या करते हैं, plants को dump कर देते हैं, plants और animal waste को, ताकि क्या हो सके, ताकि वो decompose हो सके. The decomposition is caused by some microorganism. और decomposition कैसे होता है, कुछ microorganisms के हेल्प से होता है. The decomposed matter is used as a manure. अब क्यों किया था फार्मर ने, प्लांट्स और एनिमल को क्यों डिकम्पोज किया था, ताकि वो प्लांट और एनिमल्स वेस्ट जो होता है उससे क्या हो सके, मैन्योर प्रिपेयर हो सके और उस मैन्योर को वो फार्मर्स क्या कर सके, अपने क्रॉप में यूज कर सके. Fertilizers are the chemicals which are
आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बहुत अच्छे होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को बच्चों फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि आपने देखा मैन्योर कोई फैक्ट्री में नहीं बन रहा है, घर में बन रहा है, प्रॉपर ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा है। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर, कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइजर की, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, सुपरफॉस्फेट है, पोटास है, केपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। ठीक है, आपके ये कुछ एग्जांपल हैं फर्टिलाइजर्स के, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है बेटा। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन बेटा वही बात है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन हर चीज का बुरा होता है, ओवरडोज हर चीज का बुरा होता है। अगर हम फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा अमाउंट में इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमारी सॉइल है वो बहुत कम फर्टाइल रह जाएगी। फर्टिलाइजेशन हैव आल्सो बिकेम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि एट लास्ट बेटा वो है तो केमिकली ना। और जब आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इरिगेशन होता है, तो हम पानी को क्या करेंगे, क्रॉप को पानी देंगे, और वो पानी एट लास्ट जाएगा कहाँ, रिवर्स में, लेक्स में जाएगा, तो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। अनदर मैटर ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब एक और तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को बचा सकते हैं, वो क्या है, क्रॉप रोटेशन। आइए जरा देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है ना, उसको अभी जाने। क्रॉप रोटेशन आओ यही समझा दूं मैं तुम्हें क्या होता है। देखो, जैसे कि ये एक फील्ड है, इस फील्ड पे मैंने क्या किया, एक एग्जांपल है बेटा, मैंने इस पे राइस ग्रो करा है, और मान लो राइस क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लेते हैं। ठीक है, राइस कार्बोहाइड्रेट सॉइल से ज्यादा ले लेते हैं, तो मैंने राइस ग्रो करा दी, तो इस सॉइल में जितना कार्बोहाइड्रेट्स था वो इन राइस ने ले लिया। अब नेक्स्ट ईयर मैं क्या करा रही हूँ, नेक्स्ट ईयर मैं इसमें व्हीट ग्रो करा रही हूँ। व्हीट को क्या चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए, है ना। अब क्या होगा, अब जैसे कि देखो मैंने इसमें अभी राइस ग्रो करा है, अब नेक्स्ट ईयर में फिर से राइस ग्रो अगर इसी फील्ड में कराऊंगी तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले भी मैंने राइस ग्रो कराए थे, तो जिससे क्या हुआ था, और राइस कार्बोहाइड्रेट्स लेते, तो जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स था वो तो सारा ले लिया, इन्होंने ले लिया। अब हम दोबारा से अगर ग्रो कराऊंगी तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलेगा, तो मैंने क्या किया, राइस ना ग्रो कराकर कोई और तरीके की क्रॉप को ग्रो करा दिया, ताकि वो वाला न्यूट्रिएंट भी इस्तेमाल हो जाए और तब तक कार्बोहाइड्रेट रिप्लेनिश हो जाए। तो ये क्रॉप रोटेशन होता है, जिसमें हम एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड वे में क्रॉप को क्या कराते हैं बच्चा, रोटेट कराते हैं, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का अमाउंट जो है बना रहता है। आगे आ जाइए बेटा। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मैटर बेटा आपका ऑफ कोर्स बेटर होता है, क्योंकि उसमें हमने कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया, पॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी तरीके का। इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और मैन्योर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है सॉइल की। इट मेक्स द सॉइल पोरस, इससे क्या होता है, सॉइल आपकी पोरस हो जाती है, यानी कि छेद हो जाते हैं, जिस वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस थोड़ा सा इजीली हो जाता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और साथ में ये माइक्रोब्स का नंबर भी इंक्रीज कर देता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और साथ में क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाता है। ये आपके एडवांटेजेस है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट काम क्या है, इरिगेशन, है ना। अब हमको पानी देना है हमारी फसल को। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड द इरिगेशन। क्या होता है इरिगेशन, जब हम हमारी क्रॉप को पानी देते हैं अलग अलग इंटरवल पे, इसको हम बेटा इरिगेशन बुलाते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब किस क्रॉप को कितना पानी देना है ये डिपेंड करेगा, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए होता है। अब ये चीज आपकी सीजन पे भी डिपेंड करेगी, और आपकी सॉइल कैसी है इस चीज पर भी डिपेंड करेगी कि कितना पानी किसी सॉइल को देना है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द soil for a healthy crop growth field have to be watered regularly। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो क्या हो, सॉइल का मॉइस्चर बना रहे, क्रॉप हेल्दी ग्रोथ हो, तो इसके लिए हमको उसको पानी भाई रेगुलरली देना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट, और वाटर क्या करता है भाई, हमारी ये जो क्रॉप है इसको
भी बचाता है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, अब कैसे भाई पानी कहाँ से देंगे हम हमारी क्रॉप से, कहाँ से आएगा पानी, तो क्या क्या सोर्सेज हैं पानी के भाई, वेल्स हैं आपके, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, ये आपके कुछ सोर्सेज हैं किसके बेटा, इरिगेशन के। कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम है जो आपके चीपर होते हैं लेकिन बेटा आपके लेस एफिशिएंट होते हैं, तो ये आपकी चेन पंप, डेकली राहत, ये कुछ है जो ट्रेडिशनल मेथड है, ये इनसे बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में पानी नहीं पहुंच पाता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड में बेटा आपके दो आते हैं जिसमें क्या होता है अच्छे अमाउंट में हमारी क्रॉप्स पर पानी पहुंच पाता है बच्चों। उसमें क्या क्या आता है, एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है ड्रिप सिस्टम। अब देखिए जरा दोनों में क्या होता है। इधर देखो बेटा, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है बेटा, ये आपका ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में ये आप पाइप्स देख पा रहे हो, इन पाइप से ड्रॉप वाइज ड्रॉप पानी क्या होता है आपके बच्चों प्लांट्स को दिया जाता है, ताकि पानी क्या हो जाए अच्छे तक सभी प्लांट्स तक पहुंचे और बिल्कुल भी पानी का क्या ना हो, वेस्टेज ना हो। इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं जिससे एक बहुत अच्छे से क्या होता है, ये स्प्रिंकल्स की तरह जिसको हम कहते हैं धार बनाकर पानी, आपने देखा होगा पूरे में 360 वो घूमता है और हर जगह आपका यूनिफॉर्मली पानी क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको हम क्या बुला रहे हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम बुला रहे हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, अब देखिए बेटा इतनी सारी चीजें करनी है तो हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वीड क्या होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं और हमारी क्रॉप के साथ compete करते हैं। अब वो वहां ग्रो हो गए हैं तो जो सनलाइट हमारी क्रॉप की थी अब वो लेंगे, जो पानी हमने हमारी क्रॉप को दिया था अब वो लेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्रॉप की हक की चीजें लेते हैं तो हमारी क्रॉप तक कम पहुंचेगी। तो इस वजह से इनको भी हमको रेगुलरली क्या करना होता है बेटा, रिमूव करना होता है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। जब हम इन अनवांटेड प्लांट को रिमूव करते हैं इसको वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and sunlight। और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि भैया ये compete करते हैं हमारी क्रॉप से। The best time for removal of the weeds is before the produce flower and seed। और सबसे सही टाइम होता है वीडिंग का, हम कब कर दें, जब भाई आपके प्लांट में फ्लावर्स और क्या आ जाए, सीड्स आ जाए, उससे पहले ही कर दें। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स। और वीड्स की ग्रोथ को हम लोग बच्चों कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिन केमिकल्स को हम लोग वीडिसाइड्स बुलाते हैं। ठीक है, these are sprayed in the field to kill the weeds। इनको हम क्या करते हैं, हमारी फील्ड में स्प्रे कर देते हैं और ये जो वीड्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। ये किसी भी तरीके का हमारी जो क्रॉप्स होती है उसको नहीं हार्म पहुंचाते हैं। अब देखो इतनी सारी चीजें हो गई हैं, अब जो लास्ट स्टेप बचा है वो क्या है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट स्टेप जो बचा है वो है हार्वेस्टिंग, कटाई करना था। कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को कटिंग करना जब वो मैच्योर हो जाए इसको हम हार्वेस्टिंग बुलाते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट डाउन टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को हम लोग कट करते हैं ग्राउंड से जब वो मैच्योर हो जाती है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। जो सीरियल क्रॉप होती है वो 3 से 4 महीने लेती है मैच्योर होने के लिए। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कार हार्वेस्टर। हमारी कंट्री में जो हार्वेस्टिंग है वो या तो मैनुअली सिकल से करी जाती है या फिर हार्वेस्टर नाम की मशीन से करी जाती है। In the harvested crop, the grain seed need to be separated from a shaft। अब क्या होता है, अब हमने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, उसमें क्या होगा, जो ग्रीन सीड होंगी, जो सीड्स होंगी, ग्रेन्स होंगे, उनको हमें शाफ्ट से सेपरेट करना होगा। और ये जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारी फसल को सेपरेट करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, इसको हम लोग थ्रेसिंग बुलाते हैं। This is carried out with the help of a machine called combine। और थ्रेसिंग का प्रोसेस बच्चों एक मशीन के हेल्प से होता है जिस मशीन को हम लोग कंबाइन बुलाते हैं, which is in fact combined harvester and thresher। और ये कंबाइन नाम की जो मशीन होती है इसमें हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। Farmers with small holding of land do not do the separation of grain shaft by winnowing।
ठीक है, आपके वो फार्मर्स जिनके पास लैंड कम होता है वो ये सारे प्रोसेस आपके कैसे कर लेते हैं, विनोइंग से ही कर लेते हैं। अब लास्ट जो आपका स्टेप बचा है क्रॉप प्रोडक्शन में वो है स्टोरेज। ठीक है, द स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क बिफोर स्टोरिंग देम, द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन। ठीक है, स्टोर करने से पहले हमको क्या करना है, हमारे ग्रेन को अच्छे से सुखा लेना है ताकि वो बिल्कुल भी उनमें मॉइस्चर ना रहे। दिस प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ इंसेक्ट, जिस वजह से क्रॉप पर कोई भी इंसेक्ट आपका अटैक नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया, फंजाई। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स एंड मेटालिक बिन्स, और जो फार्मर्स होते हैं जनरली ग्रेन को जूट बैग और मेटालिक बिन्स में स्टोर करके रखते हैं। However, a large scale storage of a grain is done in cellars and granary to protect from the pests like the rats and dried neem leaves. ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग, हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए नीम लीव्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पेस्ट से, फंजाई से, रेड से, इंसेक्ट से आपके प्रोटेक्टेड रहे। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स, बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्ट देम। क्या कह रहे हैं, अगर क्रॉप बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो हमारे पास बड़े बड़े गोडाउन्स भी हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आपका आ गया है एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं। तो क्रॉप को कैसे ग्रो कराना है ये तो हमने सीख लिया। अब एनिमल हस्बेंड्री देख लेते हैं। Animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. वो एनिमल्स जो हमारे घरों में या फिर फार्म्स में ग्रो हो रहे हैं उनको हमको प्रॉपर फूड पहुंचाना है, शेल्टर देना, उनकी केयर करनी है। अब जब यही हम एनिमल्स को फूड देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको अच्छे से उनका शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, इसी को जब हम लार्ज स्केल में कराते हैं तो इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, फिश हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। We get cod liver oil from the fish which is rich in vitamin, और हमें फिश से क्या मिलता है भाई, विटामिन डी मिलता है। एक ऑयल होता है जो विटामिन डी में जिसमें पाया जाता है। देखो बच्चों, जितना भी चैप्टर था हमने मजे मजे में पूरा पढ़ लिया है। होप सो आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। अब जो कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया है तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।